साल 2017 में भाजपा की एनडीए सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया। संसद में पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा मिलता। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा, जिससे सुप्रीम कोर्ट को 15 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुनाते हुए इस चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। आइए जानते हैं इस बॉन्ड के बारे में विस्तार से। Meanwhile, the Finance Minister Arun Jaitley today announced the contours of electoral bonds for funding of political parties. देश लूटा जा रहे हैं सर, इलेक्टोरल बॉन्ड में देश लूटा जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 2017 में होती है, जब भाजपा सरकार ने इस बिल को संसद में पेश किया। लेकिन इस योजना को 29 जनवरी 2018 को एक कानून का रूप देकर लागू कर दिया। सरल भाषा में समझे तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक प्रकार से वचन पत्र की तरह काम करता है, जिसे भारत का कोई भी कंपनी या कोई भी नागरिक भारतीय स्टेट बैंक के चुनिंदा शाखाओं के माध्यम से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को बिना पहचान बताए दान कर सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड तभी खरीद सकता है जब उसके पास एक ऐसा बैंक अकाउंट हो जिसमें केवाईसी की सभी जानकारियां अटैच हों। इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी भी कंपनी या किसी भी व्यक्ति के जरिए खरीदने वाले का नाम पब्लिक नहीं किया जाता। उसका नाम एक तरीके से ना के बराबर होता था। यानी यदि आप किसी भी पार्टी को यदि कुछ पैसे डोनेट कर रहे हो तो आपका कोई भी नाम नहीं जान पाएगा कि आपने किस पार्टी को चंदा दिया। इस स्कीम के जरिए भारतीय स्टेट बैंक के चुनिंदा शाखाओं से 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के रूप में किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। यानी यदि आप किसी भी पार्टी को चंदा देना चाहते हैं तो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए में से किसी भी स्कीम को चुनकर चंदा दे सकते हैं। अब बात आती है, क्या हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप उन्हीं पार्टी को चंदा दे सकते हैं जो पार्टियां लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हमेशा चालू नहीं रखा जाता। नियमों के तहत चुनावी बॉन्ड हर तीसरे महीने में 10 दिनों की अवधि के लिए खोला जाता है। यानी यह योजना जनवरी से शुरू होकर अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में केवल 10 दिन के लिए ही खोला जाता है। लेकिन यदि किसी वर्ष में लोकसभा का चुनाव आता है तो उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी स्कीम जारी किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में इस स्कीम के जरिए ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि चुनाव में चंदे के तौर पर दिए जाने वाले फंड का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। इससे चुनावी फंडिंग में सुधार होगा। जबकि असलियत देखा जाए तो दोस्तों यह बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी को फंड दे रहा है तो कैसे पता चलेगा कि यह मनी ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी? इससे यह भी पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी कंपनी या कौन सा बिजनेसमैन कितने रुपए का फंड दान में दिया है। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का माध्यम एक पारदर्शी माध्यम है। आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि कोई भी कंपनी या बिजनेसमैन किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना फंड क्यों देगी? इसके भी 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं। पहला फैक्टर, यदि कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को फंड दे रही है तो दी गई राशि पर इनकम टैक्स की धारा 18 GGC व 80 GGB के तहत छूट देने का प्रावधान है। धारा 80 GGC एक ऐसा खंड है जो उपयोगकर्ताओं को राजनीतिक दलों को किए गए योगदान के लिए कर कटौती का दावा करने की अनुमति देता है। वहीं पर धारा 80 GGB इनकम टैक्स का एक ऐसा सेक्शन है जो व्यक्तियों को आवास के लिए भुगतान किए गए किराए के लिए कटौती का क्लेम करने की अनुमति देता है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप किसी भी पार्टी को पसंद करते हैं तो उसको सपोर्ट के लिए अपने पैसे से सहयोग दे सकते हैं। अब बात आती है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचा। इस बॉन्ड पर कांग्रेस नेता जयराम ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स समेत 4 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे।
इन सभी का कहना था कि यह फंड पारदर्शिता को काफ़ी अधिक प्रभावित करता है और तो और यह सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। इन सभी पार्टियों का मानना है कि इसमें सेल कंपनियों की तरफ से भी दान देने की अनुमति दी गई है। इस मामले की सुनवाई पिछले साल 31 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी। सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना आर्टिकल 91A का उल्लंघन करता है। यह आर्टिकल बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी के विचार और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक माना, जिससे इस योजना को रद्द करने का भी आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है, आप उनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को तुरंत रोकने का आदेश दे दिया है। यह निर्देश भी जारी किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी विवरण 31 मार्च तक चुनाव आयोग को दे। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया है कि वह 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर जानकारी साझा करे। चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 व 2021-22 के बीच 5 वर्षों में कुल 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉन्ड से कुल 9,188 करोड़ रुपए मिले हैं। इस 9,188 करोड़ रुपए में अकेले बीजेपी को 5,272 करोड़ रुपए मिला है, यानी लगभग 58% बॉन्ड केवल बीजेपी को ही मिला है। इतने ही समय में कांग्रेस को 925 करोड़ रुपए, तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपए मिले हैं। ADR की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18, 2021-22 के बीच राष्ट्रीय पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे में 743% की बढ़ोतरी हुई है। चुनावी वर्ष 2019 में सबसे ज़्यादा पैसा 3,439 करोड़ रुपए का चंदा आया। इसी तरह 2021-22 में, जिसमें 11 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 2,664 करोड़ रुपए का चंदा मिला। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।